गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग राइट ऑफ इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 टू 18 में दिया हुआ है इसके बारे में डिस्कस करना जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल 13 देखा था। आर्टिकल 13 से पहले आर्टिकल 12 था, जो कि बेसिकली आर्टिकल 12 हमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है। आर्टिकल 13 जो है उसमें हमने 3 डॉक्ट्रिन देखा। आर्टिकल 13 के 4 पार्ट थे, जैसे कि जस्टिफिएबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी जिसमें हम बता रहे थे। उसमें हमने देखा कि आर्टिकल 13(1) एग्जिस्टिंग लॉ, आर्टिकल 13(2) फ्यूचर लॉ, आर्टिकल 13(3) आर्टिकल जिसमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लॉ, जिसमें पार्ट 2 थे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी कह रहा था कि व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज लॉ इन फोर्स। एंड आर्टिकल 13(4) में दिया हुआ था कि क्या चीज जो है सो हम यहाँ पे आर्टिकल 368 के हिसाब से के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन होगा, जो अमेंडमेंट्स होंगे, उसमें आर्टिकल 13 का किसी भी तरह का सेफगार्ड नहीं मिलेगा। फर्दर उसमें 3 हमने देखा था कि 3 जो है सो डॉक्ट्रिन थे। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। दूसरा था डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तीसरा डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। तो 3 उसमें डॉक्ट्रिन हमने पढ़ा। अब हम फर्दर स्टडी करेंगे राइट ऑफ इक्वालिटी। दोस्तों, राइट ऑफ इक्वालिटी जो है वो दिया गया हुआ है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में। जो कि पूरा फंडामेंटल राइट हम यदि देखें तो पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट हमारा आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल 32 पे जाके खत्म होता है। बीच में कुछ एक आध आर्टिकल ऐसे हैं जिनको की जो है सो एबोलिश में खत्म कर दिया गया है, जिसे थ्रू डिफरेंट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम बात कर रहे हैं क्या, राइट ऑफ इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में दिया गया हुआ है। जिसमें सबसे पहला आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 की बात यदि हम करें दोस्तों, तो इसमें बेसिक 2 कॉन्सेप्ट है। वो 2 कॉन्सेप्ट क्या क्या है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं इसमें। तो आर्टिकल 14 का जो लैंग्वेज है वो क्या चीज कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन equality before the law or the equal protection of law within the territory of इंडिया। दोस्तों, एक चीज इसमें हम एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि जहां कहीं भी किसी चीज के लिए, किसी बात पे किसी के लिए राइट की बात होती है, तो एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि इफ देयर इज अ मैटर ऑफ राइट फॉर समबडी, ऑलवेज देयर इज अ मैटर ऑफ ऑब्लिगेशन टू अदर पर्सन। तो यहां पे जो हम लोग बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट जो है ये तो राइट्स है सिटीजन के लिए या पर्सन के लिए। लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ सिटीजन को दिया जाता है, जबकि जैसे कि आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, तो ये सब और भी अदर राइट्स हैं वो सिर्फ सिटीजन को दिए जाते हैं। 21, 22 ये सब सिर्फ सिटीजन को दिए जाते हैं, जबकि कुछ राइट्स ऐसे हैं जो कि सभी लोगों के लिए है, एनी पर्सन के लिए है। तो ये राइट यदि हम किसी पर्सन या सिटीजन के लिए होता है तो साथ ही साथ साइमल्टेनियसली ये किसी न किसी के लिए ऑब्लिगेशन भी होगा।
तो ये ऑब्लिगेशन किसके लिए होता है? ये ऑब्लिगेशन होता है स्टेट के लिए। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि दिस इज द restriction or this is the direction or this is the duty of the state to provide the right to preserve, the right to safeguard the right of the person or the citizen to whom these rights have been conferred upon by the Constitution of India as mentioned in part 3 of the Constitution. अब यहां पे हम आते हैं आर्टिकल 14 की बात करते हैं। आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो सबसे पहले यहां पे कहते हैं कि अब आप इस इक्वालिटी बिफोर द लॉ या आर्टिकल 14 को देखेंगे तो इसमें कुछ बातें लिखी हुई है जिसको वन बाय वन करके हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है? द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो ये यहां पे क्या चीज होगा? लॉज एंड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो हमें इन सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन्हें हमें समझना है और इतनी ही लाइन पे हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल 14 डिपेंड करता है। अब आप ये चीज देखेंगे कि स्टेट का मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टेट? स्टेट जो कि हमने पहले भी देखा है कि आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया हुआ है कि स्टेट किसे कहते हैं। तो स्टेट इन जनरल टर्म्स हमने आर्टिकल 12 में डिटेल में जो उसे पढ़ा है। यहां पे हम इन सिंगल इसे बिल्कुल ही ब्रीफ में बिल्कुल ही वन सेंटेंस में समझते हैं कि स्टेट मींस गवर्नमेंट, वेदर दैट गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट इंक्लूड्स, स्टेट इंक्लूड्स जो भी हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न अथॉरिटी होते हैं जिनके पास ये ड्यूटी रहती है, उन सभी को स्टेट कहा जाता है। फर्दर क्या चीज है? शैल। शैल जब कभी भी लीगल टर्म में लगता है तो शैल का मतलब क्या है? मैंडेटरीली। इट मींस क्या है कि स्टेट जो है वो उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसके कंपल्सन है, उसे मैंडेटरीली ये चीज जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो द स्टेट शैल नॉट डिनाई, तो इसके पास डिनाई करने का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन, एनी पर्सन। अब पर्सन का मतलब हम देखें तो क्या है? मैंने पहले ही बोला है कि बहुत सारे ऐसे जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को दिए गए हैं और बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सभी पर्सन को दिए गए हैं। तो दोस्तों इसमें यहां पे वर्ड यूज किया गया हुआ है एनी पर्सन। तो एनी पर्सन मींस इट इज नॉट कन्फाइंड टू द सिटीजन, ये सिटीजन तक ही कन्फाइंड नहीं है, ये एनी पर्सन है। एनी पर्सन मींस व्हाट कि ये अदर देन सिटीजन, अदर ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, यानी कि कोई जो है यदि फॉरेन नेशनल भी है हमारे यहाँ पे तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। कोई भी फॉरेन नेशनल हो, कोई इंडियन नेशनल हो। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना है कि जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ते हैं या आपने नहीं पढ़ा हो तो वैसे मैं बता देता हूं कि पर्सन में तो सभी आते हैं यहाँ पे जो है, वेदर सिटीजन है, वेदर रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो एलियन एनिमी होते हैं, मींस कि जिस कंट्री से हमारा वॉर छिड़ा हुआ हो वहां के यदि सिटीजन होंगे तो उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है, वो यहाँ पे पर्सन के डेफिनेशन में फॉल इस पर्पस के लिए नहीं करेंगे। तो मैं ये चीज कह रहा था कि कोई भी ह्यूमन बीइंग होगा। दूसरा, सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, पर्सन इंक्लूड्स आर्टिफिशियल पर्सन ऑल्सो। एक ह्यूमन बीइंग होते हैं, ह्यूमन बीइंग को नेचुरल पर्सन बोला जाता है और अदर पर्सन जस्ट लाइक कंपनी या कॉर्पोरेशन, हम अगले क्लास में भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, तो उन सभी को पर्सन के कैटेगरी में रखा जाता है। दे आर आर्टिफिशियल पर्सन। डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसे हम बाद में लिखते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट मींस ऐसा नहीं है कि ये आर्टिकल 14 जो है ये कि हमें पूरी दुनिया को देखना है, उससे हमें नहीं मतलब है। हमारे
टेरिटरी में, यानी इंडिया के टेरिटरी में कोई फॉरेन पर्सन भी हो, कोई इंडियन भी हो, कोई आर्टिफिशियल पर्सन भी हो, कोई नेचुरल पर्सन हो, कोई भी हो, बट उसके लिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, ही और इट मस्ट बी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहां पे आपने एक चीज देखा क्या कि एक चीज को समझ गए, स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन एंड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये तीन चीज है। इसके अलावा इसमें आप एक चीज ये देखोगे कि इसे और यदि हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो इसे दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो क्या है, ये निगेटिव है, निगेटिव कॉन्सेप्ट है, और दूसरी तरफ ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। निगेटिव कॉन्सेप्ट कैसे है, क्योंकि ये स्टेट के लिए निगेटिव हो जाता है। स्टेट के लिए ये निगेटिव हो जाता है। क्यों निगेटिव हो जाता है कि स्टेट इसे डिनाई नहीं कर सकता है, स्टेट के पास ऑप्शन नहीं है। और ये पॉजिटिव कैसे है, पॉजिटिव पर्सन के लिए है, जिनके लिए ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 के अंदर बनाया गया हुआ है, क्योंकि उसे वो इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीजें तो दो है कि यहां पे आपने देखा कि निगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्या चीज है। इसके बाद फिर हम अब डिस्कस करते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं। अब यहां पे तो दूसरी चीज है कि एनी पर्सन इक्वालिटी, यहां पे आप देखो कि वर्ड यूज किया गया हुआ है लॉ, जबकि यहां पे वर्ड क्या यूज किया गया हुआ है, लॉस। तो इन दोनों कंसेप्ट को यदि हम समझने की कोशिश करें तो ये जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, आपको ये चीज तो पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कई कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन, कई कंट्रीज के जो अपने फ्रेमवर्क में थे वहां से कुछ पार्ट लिया गया हुआ है। तो इसी तरह से जिसमें से मेजर पार्ट इंग्लैंड, अमेरिका, इन सबसे लिया गया हुआ है। तो यहां पे ये जो पार्ट है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये पार्ट कहां से लिया गया है, ये पार्ट लिया गया हुआ है इंग्लैंड से। ये यहां पे इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इसको हमने कहां से लिया हुआ है, इंग्लैंड से लिया हुआ है। जबकि ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये कहां से लिया है, अमेरिका से लिया हुआ है। ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जबकि ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है वो निगेटिव है, अमेरिकन कॉन्सेप्ट का जो पार्ट है वो पॉजिटिव है। तो यहां पे अब इन दोनों चीजों को जो है यहां पे हम डिस्कस करते हैं, एनी पर्सन, सॉरी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। एक तो सबसे बड़ी बात यहां पे क्या चीज है, मैंने ये कहा कि यहां पे लॉ जो देखो आप, यहां पे जो लॉ वर्ड यूज किया गया हुआ है वो सिंगुलर है, जबकि यहां पे लॉज वर्ड यूज किया गया हुआ है। तो लॉ का मतलब यहां पे क्या चीज होता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात यदि हम करें तो यहां पे इस लॉ का क्या मीनिंग है। तो इस लॉ का जो मीनिंग है ये है रूल ऑफ लॉ की बात करता है, यानी कि रूल ऑफ लॉ की बात करता है। इस चीज का ये जो आप देखोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि मींस कि कानून का राज, आप ये कह सकते हो कानून का राज। कानून का राज जो होगा तो इन इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने हर पर्सन को इक्वल ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि यदि आपने कोई गलती किया है तो आपके साथ कोई और को सजा दी जाएगी, किसी और ने कोई गलती किया हुआ है तो उसे कोई और सजा दी जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये चीज है कि हर इंसान के लिए लॉ एक जैसा है। इनसे यदि इस बात को, इस स्टेटमेंट को हम और एनालाइज करते हैं तो यहां से कुछ और बातें निकल के आती है। यहां से क्या चीज निकल के आती है कि सबसे पहले इसका मतलब ये चीज है कि रूल ऑफ लॉ लगेगा। इसका मतलब एक सबसे आता है क्या, क्योंकि स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी ऑफ लॉ। तो स्टेट की बात हम कर रहे हैं तो यहां पे सबसे पहली बात, पहला नंबर की बात क्या चीज आती है निकल के, यहां पे आता है क्या कि नो पर्सन इज अबव द लॉ।
मीन्स नो पर्सन इज अबव द लॉ, मतलब क्या हुआ कि कानून का राज चलेगा और कानून के राज में कोई भी पर्सन कानून से बढ़ के नहीं है। इट मीन्स इवन द स्टेट, इवन द अथॉरिटी कैन नॉट पास एनी ऑर्डर, एनी स्टेटमेंट, एनी अथॉरिटी आर्बिट्रेरीली, कि यदि किसी ने कोई ऐसा नहीं चीज है कि आप जो भी चाहें, आप गवर्नमेंट अथॉरिटी हैं, आप जो चाहें उस तरह से डिसीजन दे सकते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ये चीज है रूल ऑफ लॉ का मतलब, या इक्वलिटी बिफोर द लॉ का मतलब। तो इनसे दो तीन चीजें निकल के आती है। इससे सबसे पहली बात क्या निकल के आती है, जो मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट सुपरमेसी ऑफ द लॉ और रूल ऑफ लॉ, लॉ से बढ़ के कोई चीज नहीं है। दूसरी इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट या स्टेट को जो है आर्बिट्रेरीली किसी भी तरह का कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। दूसरी बात क्या है, नो मैन इज अबव लॉ, मींस विदाउट एनी क्लासिफिकेशन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कि आप बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन किए हुए कि कोई बहुत बड़ा आदमी है, कोई छोटा आदमी है, कोई मजदूर है, कोई, तो इस चीज का जो है डिस्क्रिमिनेशन किए बिना सबके साथ एक तरह का बिहेवियर, एक तरह का जो है सो आप ट्रीटमेंट रखेंगे। ये चीज इसका इन जो एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ जो वर्ड है इसकी बात कर रहा है। लॉ अप्लाइज इन द सेम मैनर, मीन्स कि यदि आप सपोज करो कि मिस्टर एक्स है, कोई मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स ने भी जो एक क्राइम किया है, सपोज करते हैं कि उन्होंने भी जो है थेफ्ट किया है, और मिस्टर वाई ने भी सेम क्राइम किया है, तो यहां पे और मिस्टर वाई जो है कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है और मिस्टर वाई कोई बिजनेसमैन है, तो ऐसा नहीं होगा कि सेम थेफ्ट के लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है, इनकी पहुंच जो है वहां पे है, गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास है, तो इनकी सजा कम होगी, और मिस्टर वाई जो बिजनेसमैन है तो इनकी सजा ज्यादा होगी, या मिस्टर वाई है ये मिस्टर वाई जो है इनके पास पैसा ज्यादा है, क्योंकि ये मिस्टर एक्स के पास पैसा ज्यादा है क्योंकि ये अच्छे खासे बिजनेसमैन है, तो इनको कम सजा होगी, या मिस्टर वाई जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है इनको सजा ज्यादा होगी। तो इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। अब यहां पे क्या कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। ये तीन स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया, ये स्टेटमेंट रूल ऑफ लॉ की बुक जो है, ये एबी डायसी ने एक बुक लिखा था, उन्होंने ये तीन प्रिंसिपल बताया। लेकिन यहां पे इनकी जो तीसरा प्रिंसिपल है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, ये हमारे यहां पे अप्लाई नहीं होता है। ये अप्लाई कहां होता है, वो इंग्लैंड में अप्लाई होता है। रीजन भी आप सभी लोग जानते हो कि इंग्लैंड के अंदर कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जबकि हमारे यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वहां पे डिफरेंट पर्पस के लिए ऑर्डिनरी लॉ पास किए जाते हैं और उसी के बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, क्योंकि रिटर्न है नहीं, उसी के बेस पे वहां का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। हमारे यहाँ पे जो बेसिक रूल है, बेसिक लॉ है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के हमारे यहाँ पे कुछ नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट बनाया गया हुआ है, ये एरिया बनाया गया हुआ है कि किस तरह का लॉ कौन बनाएगा, किसके लिए लॉ बनेगा। तो दैट्स व्हाई ये तीसरे कॉन्सेप्ट को हम उतना लेके नहीं चलते हैं। हम यहाँ पे दो बातों को लेके चलते हैं कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब क्या है। द वर्ड लॉ इज a singular term. It means it talks about the rule of law. Equality before the law further states that no person is above the law and nobody shall be treated discriminatorily for the same breach of offense, same offense or same breach of law. तो ये तो एक स्टेटमेंट था आपका इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात कर रहे थे। अब हम आते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया हुआ चीज है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात यदि करें, लॉस, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, तो ये एक प्लूरल है। प्लूरल मीन्स कि हर लॉ के लिए, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो लॉ हमारे बनाए जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं कि किसी भी लॉ में, किसी भी लॉ का इक्वल प्रोटेक्शन सबके लिए होगा। अब इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब यहां पे ये चीज है
कि इसमें आपको सिंपली एक चीज ये देखना है कि हर एक पर्सन जो भी होगा उनके साथ एक तरह का ट्रीटमेंट किया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एक चीज जो एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो कि किसी भी फैमिली में दो बच्चे हैं। दोनों बच्चों को ये कहा गया है कि आपको पढ़ाई करनी है। नंबर 1 बच्चा, नंबर 2 बच्चा। ये बच्चा जो है ये 10 साल का है और ये 20 साल का है। तो क्या आप जो ट्रीटमेंट इसके साथ करोगे वही ट्रीटमेंट इसके साथ भी करोगे? यदि आप ऐसा करोगे तो ये ट्रीटमेंट जो होगा ये जस्टिफाई नहीं करेगा, बिकॉज इसकी जो कैपेसिटी है वो कुछ और है और इसकी जो कैपेसिटी है वो कुछ और है। इसे जो कुछ करना है, इसके जो वर्क फंक्शंस हैं, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम है, जबकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आज के डेट में ज्यादा है। इसके पास टाइम कम है, इसके पास टाइम ज्यादा है। तो बेसिकली ये कहने का मतलब यहां पे ये चीज है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीन्स कि हर एक जैसे लोगों को एक जैसा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जिसका आपको। और हमारे यहां पे, हमारे हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन तो आज के डेट में आया है, यानी कि 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है। और आज हमारे कितने दिन हो गए हैं? तो अबाउट 50 और इधर 22, यानी कि 73 ईयर्स हो गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे, हमारे धर्म ग्रंथों में आप देखें तो ये इस तरह का ये आर्टिकल 14 आज से नहीं है, ये पुरातन काल से चलता आ रहा है। जिसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। आप सभी लोगों ने एक महाभारत आता था सीरियल, महाभारत देखा होगा, पीआर चोपड़ा का महाभारत, जिसमें हमारे पुराने ग्रंथ जो वेद व्यास रचित महाभारत है उसको पिक्चराइज करके दिखाया गया हुआ है। उसमें एक जगह पे एक सीन आता है कि 4 अपराधी आते हैं। 4 अपराधी। अच्छा, आप लोगों को एक चीज ये पता होगा कि पहले के समय में जो मनु का वर्ण व्यवस्था का था, कि जिसमें मूलतः हिंदुओं में 4 वर्ण होते थे, पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो एक चीज ध्यान रखें कि मनु ने जो बताया हुआ है उसमें ऐसा नहीं था कि बाय बर्थ आपको कोई भी जो है सो राइट मिल जाता है। वहां पे था कि जो जाति व्यवस्था थी वो कर्मों के आधार पे होता था, वो आपके एबिलिटी के आधार पे हो सकता था कि आप ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं, लेकिन आप जो है सो कल के डेट में क्षत्रिय बन जाए या वैश्य बन जाए या शूद्र बन जाए, शूद्र परिवार में पैदा हुए हैं तो आप कल के डेट में ब्राह्मण भी बन सकते थे अपने कर्मों के आधार पे। तो इस चीज को तो पहले ही ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो मैं जो बात कर रहा था क्या कि जो महाभारत काल की, तो महाभारत तो आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो महाभारत में क्या था कि इस समय में जो युधिष्ठिर थे, धृतराष्ट्र वगैरह सभी लोग थे, तो धृतराष्ट्र की राज्यसभा चल रही थी, युधिष्ठिर के युवराज बनने की उनका डिस्कशन भी चल रहा था। तो युधिष्ठिर के धृतराष्ट्र की राज्यसभा में 4 अपराधी लाए गए, जिन 4 अपराधियों ने मिल करके एक गुनाह को अंजाम दिया था। अब किसी ने बोला, सबसे पूछा गया वहां पे राज्यसभा में कि इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए, तो किसी ने बोला कि ये कर दो, किसी ने वो बोला। बट इन शॉर्ट सबका क्या चीज था कि भाई ये चारों ने मिल करके एक पर्टिकुलर गुनाह को अंजाम दिया है, तो इन चारों को एक तरह की सजा दे दो और नक्की करो इनको। मीन्स कि यदि इसने मर्डर किया है और हमारे यहाँ पे मर्डर करने के बदले में मर्डर की सजा जो है वो फांसी है, तो फांसी पे लटका दो, या लाइफ इम्प्रिजमेंट है तो लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दो, वट एवर। बट about approx all the people presented there was saying that these all people have collectively committed an offense, that's why they must be punished the same punishment। बात बाकी लोगों ने अपना जो भी जिनको राय देनी थी वो दिया। उसके बाद युधिष्ठिर के पास बात आती है, तो युधिष्ठिर बोलते हैं नहीं, इन चारों को एक जैसी सजा नहीं दी जा सकती है। क्यों नहीं दी जा सकती है? इसलिए
क्योंकि उसमें उन्होंने जो सबसे हार्ड इम्प्रिजमेंट या हार्ड पनिशमेंट जो दिया वो दिया ब्राह्मण को। फिर उसके बाद जो दूसरा इम्प्रिजमेंट था उससे कम थोड़ा सा वो क्षत्रिय था उसे दिया, उससे कम वैश्य को दिया, उससे कम शूद्र को दिया। बेसिकली वहां पे ये चीज कहा गया कि हु इज ब्राह्मण। युधिष्ठिर ने कहा हु इज ब्राह्मण। ब्राह्मण वो व्यक्ति होता है जिसके पास ज्ञान होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा विवेक होता है। मीन्स ही इज मोस्ट प्रूडेंट पर्सन ऑफ द सोसाइटी, ही इज मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन ऑफ द सोसाइटी, he knows every good and bad elements of the society. So despite of having such knowledge, he has committed this offense. That's why he should be punished rigorously and he will be given the most harsh punishment. तो उसे जो है क्या किया गया कि सबसे बड़ी सजा दी गई। उसके बाद जो दूसरा था क्षत्रिय, क्षत्रिय के लिए क्या उन्होंने कहा कि क्षत्रिय इज द पर्सन whose duty is to protect the people of the country or the state, but he has committed the offense which is all against his duty. मीन्स कि भैया इसको जो है सो तो लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए। क्षत्रिय वही होता है कि जो जिसकी ड्यूटी है कि लोगों की सुरक्षा करना, देश के लोगों को रक्षा करना, उनकी मान मर्यादा को बचाए रखना, और इसने तो जस्ट उससे उल्टा काम कर लिया है। लेकिन ये इतना विवेकशील नहीं माना जाता है, इसे धर्मशास्त्र या विवेक का जो है सो इतना ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। तो ये नहीं होता है तो इसे थोड़ी सी कम सजा देते हैं। फर्दर वैश्य की बात करें, वैश्य इज द पर्सन हु एंगेज हिमसेल्फ इन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड टू अर्न द मनी। मीन्स कि जिसको बिजनेस करना है, जो बिजनेस से रिलेटेड पर्सन है, ही इज द वेस्ट। सो कंपैरेटिव ना उसकी ड्यूटी है, ना ही उसे उतना प्रूडेंशियल माना जाता है, इसलिए उसको सजा उससे भी कम होगी। द थर्ड फोर्थ लास्ट वन इज द शूद्र। ही इज द पर्सन हु इज नॉट एजुकेटेड, नॉट कंसिडर्ड टू बी मोर प्रूडेंशियल, एंड his work is to serve the society. So due to lack of knowledge, due to lack of prudence, if he has committed any offense, then he may be forgiven for those punishment, but he has done something, so he should be punished very little. यानी कि उसे नॉलेज नहीं होती है। कौन है शूद्र? वो जिसके पास जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो जिसका काम है, जिसके पास कोई प्रूडेंस नहीं है, जिसका काम है कि लोगों की सेवाएं करना, जो इधर उधर जो है छोटे मोटे काम करता है, मतलब जिसका काम है अपना गुजारा चलाने के लिए जो भी कुछ कर सकता है वो करे। तो चूंकि इसे नॉलेज नहीं है, इसे ज्ञान नहीं है, इस वजह से इसे क्या कहा, इसे जो है सबसे कम सजा दी जाती है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नथिंग एल्स दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। वही कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाला गया है, और जो जिसे हमने लिया कहां से है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी, और ऑब्वियसली आप एक चीज समझ लो कि महाभारत तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ही हो गया था। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो दिया गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इट मींस दैट इक्वल पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। आप सिंपल सी बात ये चीज समझो कि यदि मैंने अभी आपको वही चीज बताया कि एक जैसे पर्सन के साथ ट्रीटमेंट जो होगा वो एक जैसा होगा, दैट इज द पार्ट ऑफ द आर्टिकल 14। अब इसको जो है सो आप कुछ केस लॉ भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ वगैरह भी है, उससे भी जो है सो आप समझ सकते हो। जैसे कि सबसे पहला मैं डिस्कस करूंगा चरणजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। चरणजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट ने है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस या डिसीजंस वगैरह दिए थे, जिसमें चरणजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1951 का केस है। आपकी स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है, आप बुक में भी देखोगे, आप कहीं भी देखोगे, आर्टिकल 14 से रिलेटेड केस इंटरनेट पे भी सर्च करोगे, आपको बहुत ही प्रोमिनेंट केस है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपने कुछ डिसीजन दिए थे। उन्होंने क्या चीज कहा था, जो इनका ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने क्या कहा था,
इक्वल प्रोटेक्शन मीन्स, इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, हमने जो कहा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन मीन्स इक्वल प्रोटेक्शन अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, जो कि अभी हमने बात किया इक्वल प्रोटेक्शन। अब एक चीज सीधी सी बात आप समझो कि कोई भी इंसान बहुत ज्यादा भूखा है, यदि फैमिली के डिसिप्लिन की ही बात हम करते हैं, आप एक चीज देखते होगे कि बहुत दिन घर में ही बच्चा जो है बहुत भूखा है और कोई बड़ा है तो वो वहां पे यदि आता है, जो बच्चा, दो बच्चे हैं, एक बहुत भूखा है एक कम भूखा है, आपने डिसिप्लिन बनाया हुआ अपनी फैमिली में कि किसी को भी भूख लगेगी वो मम्मी से या किसी बड़े से जो है सो मांग करके खाएगा। लेकिन घर में कोई नहीं है, बच्चा बहुत भूखा है, तो यदि उसने अपने हाथों से लेकर के खाना खा लिया और कुछ गलती हो गई तो क्या उसे सजा देनी चाहिए फैमिली लॉ के हिसाब से भी, जो आपकी फैमिली में रूल बना हुआ उसके हिसाब से? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, कि सर्कमस्टांसेस आपको देखना होगा। दूसरा कह रहा है स्टेट कैन मेक रीजनेबल क्लासिफिकेशन फॉर पर्पसेज ऑफ, दूसरी बात क्या है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। देखो आप इसमें आगे एक चीज देखोगे तो ये फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे राइट ऑफ इक्वालिटी हैं, इसी के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो इसमें फर्दर हम एक चीज देखेंगे क्या, कि ये कहा जाता है आप स्टेट जो है, स्टेट ये एब्सोल्यूट राइट्स वगैरह नहीं है इसमें, जैसे कि आर्टिकल 15 भी पढ़ोगे आप, आर्टिकल 16 भी पढ़ोगे, और ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात कह रहा है। और दूसरी बात क्या कहता है, फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन, ये दूसरी बात यहां पे होती है कि आपको यदि, क्योंकि कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होगा, लेकिन यदि रीजनेबल क्लासिफिकेशन, ये रीजनेबल ग्राउंड है, यदि जस्टिफाइड ग्राउंड है तो क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, और दो क्लास के लिए अलग अलग रूल, यानी किसी को ज्यादा प्रिविलेज दिया जा सकता है। नॉर्मली व्हाट इज सेइंग कि गवर्नमेंट या स्टेट जो है किसी के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। लेकिन आप आगे देखोगे जैसे आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, या बहुत सारे और आर्टिकल भी हैं जो कि एब्सोल्यूट आर्टिकल्स नहीं है, तो वहां पे क्या चीज कहता है कि वहां पे तो डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन आपको सिंपल सी बात एक ये चीज समझ लेना है कि डिस्क्रिमिनेशन इज द, यहां पे डिस्क्रिमिनेशन वर्ड नहीं यूज किया गया है, डिस्क्रिमिनेशन इज नेगेटिव वर्ड, वो हम आर्टिकल 15-16 में देखेंगे। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकता है कि इक्वालिटी भी, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के लिए। और दूसरी बात क्या चीज है कि प्रिजम्पशन ऑफ लेजिस्लेशन इज, रीजनेबलनेस इज इन फेवर ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कि जो लॉ को सुचारू रूप से चलाना है उसी के लिए किया जाएगा। एंड द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन दोज हु चैलेंज, यदि मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया हुआ है और आपको लगता है कि ये गलत बनाया हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट में ये चीजें जा रही है, तो इन सच केसेस आप वहां पे ये चीज कह सकते हो कि आप चैलेंज करते हो, तो ये आपको ही प्रूव करना पड़ेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट बनाया हुआ है। इसी तरह से एक अगला केस था स्टीफेंस कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सबसे इंपॉर्टेंट केस अब मैं बात कर रहा हूं मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। मेनका गांधी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये मेनका गांधी का केस जो है, ये केस आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 तीनों में इसका यूज किया जाता है। क्योंकि आर्टिकल 14 जो है, आपको यहां पे क्या चीज कहता है, इनको कहीं बाहर जाना था, और आपको पता है हु इज मेनका गांधी। मेनका गांधी जो उस टाइम की सुप्रीम लेडी हमारे कंट्री की थी, माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उनकी छोटे बेटे की वाइफ मेनका गांधी की। ऐसा ये भी चीज कहा जाता है कि दोनों सास बहू में अच्छी बनती नहीं थी, इस वजह से भी थोड़ा सा जो है सो नोकझोंक रहता था, 36 का आंकड़ा रहता था, व्हाटएवर जो भी चीजें हैं।
तो आप एक चीज यहाँ पे देखोगे कि मेनका गांधी को एक मीटिंग अटेंड करने के लिए कहीं बाहर जाना था, और मेनका गांधी ऐसी थी कि अपने सास के अगेंस्ट में कहीं भी कुछ भी बोल देती थी। तो इस केस में यहाँ पे क्या चीज हुआ कि इनका पासपोर्ट जब्त करवा लिया गया था और इन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया था। इन दैट केस शी मूव्ड टू सुप्रीम कोर्ट। शी मूव्ड टू सुप्रीम कोर्ट for the reason that she was complaining that her fundamental right has been violated, has been breached. उनके फंडामेंटल राइट को इन्फ्लुएंस किया गया है, उनके फंडामेंटल राइट को ब्रीच किया गया है। इन दैट केस आर्टिकल 14 जो सुप्रीम कोर्ट ने था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियरली रूल्ड आउट किया। इसमें ये चीज कहा कि आर्टिकल 14 स्ट्राइक्स एट arbitrariness in a state and ensures fairness and equality of treatment. The principle of reasonableness, which logically as well as philosophically is an essential element. मीन्स क्या, सीधी सी बात ये चीज है कि इनकी बातों को जो वहां पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने इनके कंप्लेंट को माना और कहा कि आप जो है किसी भी चीज को, किसी को भी, चाहे कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट रोक सकती है, लेकिन उसे ये चीज बताना पड़ेगा कि किस पर्पस के लिए रोक रही है। अब ये क्योंकि जो है सो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या कोई कमेटी मीटिंग अटेंड कर रही है जिसमें गवर्नमेंट के बारे में बोल सकते हैं, देयर शुड नॉट बी डिफेमेशन। कोई डिफेमेशन नहीं होना चाहिए। इन्हें बाहर जाना है तो आप कोई पर्सन, भले ही आप जो कंट्री के सबसे बड़े पर्सन है, आपका इनसे जो है नहीं बहुत अच्छा रिलेशन है, तो इस वजह से आप इनको नहीं रोक सकते हैं। एंड द डिसीजन goes in favor of मेनका गांधी। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का जो डॉक्ट्रीन है, इसकी बात यदि मोटा मोटा हम देखें पॉइंट वाइज, ये नोट्स यदि आप लोग को चाहिए होगा तो नोट्स हमने जो है लिंक पे दिया हुआ है, वहां से आप इसके लिए मांग कर सकते हैं, वहां से आपको जो है सो मिल सकता है, या कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में, तो फर्दर नोट्स की जानकारी भी आपको मिल जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे एक छोटी सी बात समझ लें कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन इन शॉर्ट व्हाट सेज, कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन ये चीज कहता है कि आपको जो क्लासेस बांटेंगे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यही कहता है कि देयर शुड बी इक्वालिटी अमंग इक्वल्स। तो जो आप क्लासेस बांटेंगे वो क्लास आपका क्या होना चाहिए, वो रीजनेबिलिटी के बेस पे होना चाहिए। मींस कि किसी भी तरह का आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और उस बेस पे यदि कुछ आपने किया हुआ है तो उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। आर्टिकल 14 फर्दर ये चीज जो मैंने बताया कि आर्टिकल 14 फॉरवर्ड्स क्लास लेजिस्लेशन बट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन। यहां पे जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन का आप ये चीज देखोगे कि सिंपली इसमें ये चीज है कि इसके दो टेस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन है। जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है उसके दो टेस्ट है। एक है इंटेलिजिबल डिफरेंशियल। इंटेलिजिबल डिफरेंशियल की बात करें, जो इसमें स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली के केस में भी जो उसका देखा गया था, ऑब्जर्व किया गया था, इसमें क्या कहा गया, द क्लासिफिकेशन मस्ट बी फाउंड ऑन एन इंटेलिजिबल डिफरेंशियल व्हिच डिस्टिंग्विशेस दोज दैट आर ग्रुप्ड टुगेदर फ्रॉम अदर। और दूसरी बात, arbitrariness is an antithesis to the right of equality। मींस कि उसमें कहीं भी जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात की गई है उसमें किसी को भी फेवर नहीं किया गया हुआ होना चाहिए, उसमें कोई भी आर्बिट्रेरीनेस गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए, और लोगों को जो एक रीजनेबल ग्राउंड आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि किस बेस पे आपने डिफरेंट क्लास में लोगों को बांटा है। मींस की सिंपली आप एक चीज ये देखोगे कि उन लोगों को जो क्लासिफाई किया गया है, दे ग्रुप या दे बिलोंग टू और दे आर फेसिंग सेम सिचुएशन, दे बिलोंग टू द सेम सर्कमस्टांसेस, ऑन दैट बेसिस अदर सेपरेट ग्रुप कैन बी created and that accordingly it can be classified। तो आपने जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है वो क्लासिफिकेशन आपको बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्या बेसिस है, और रैशनल रिलेशन की तो जरूरत रहेगी। बेसिकली हमने एक चीज ये देखा कि आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 सभी के लिए लागू है, आर्टिकल चाहे एनी पर्सन, लेकिन आर्टिकल 14 के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन क्या क्या है, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
गवर्नर ऑफ स्टेट till when they are in their office, मीन्स कि जब तक वो प्रेसिडेंट के तौर पे हैं, जब तक वो गवर्नर के तौर पे हैं, तब तक उनके लिए ये नहीं लागू होगा आर्टिकल 14, और वो जो है अपने ऑफिशियल एक्ट्स के लिए कोर्ट को रिस्पॉन्सिबल आंसरेबल नहीं होंगे। दूसरा कहता है कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, जितने टाइम के लिए उनका टर्म ऑफ ऑफिस है उतने टाइम तक उनके अगेंस्ट में किसी भी तरह का क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी भी कोर्ट में नहीं किया जा सकता है। और मेरे ख्याल से आज तक के इतिहास में आपने सुना भी नहीं होगा कि किसी भी प्रेसिडेंट या गवर्नर के अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके ऑफिस टेन्योर के बीच में हुआ है। सिविल प्रोसीडिंग ऑन पर्सनल एक्ट्स ओनली 2 months आफ्टर नोटिस हैज बीन सर्व्ड। तो बेसिकली नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल फॉर एनीथिंग said or vote, आर्टिकल 31C, एंड फॉरेन सॉवरेन्स एंजॉय इम्यूनिटी, जैसे कि यूएनओ, यूनेस्को, इन सब की बात हम करते हैं। तो ये जो है बेसिक ऑब्जेक्शन, बेसिक जो है इसके एक्सेप्शंस हैं। तो कुल मिला के एक बार हम यदि फिर से इसको ब्रीफ कर लें तो यहां पे क्या चीज है, आर्टिकल 14 में क्या चीज कहता है कि आपको आर्टिकल 14 में एक चीज देखना है कि नो पर्सन शैल बी डिनाइड बाय द स्टेट and every shall be denied by the state to protect, to provide the equality before the law and equal protection of law। एक बात इसमें ये चीज है, इसमें हमने देखा क्या कि सबसे पहले स्टेट का जो है सो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है कि स्टेट डिनाई नहीं करेगा, क्या नहीं डिनाई करेगा, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। अब इसमें हमने क्या चीज, स्टेट की बात किया, शेल की बात किया, स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इक्वालिटी द बिफोर द लॉ का मतलब क्या हुआ, कानून का राज, यानी रूल ऑफ लॉ। जो कंसेप्ट क्या हुआ था, एवी डाइसी जो कि 1885 में अपना बुक एक रूल ऑफ लॉ है, तो वहां उसमें उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया। ही हैज नॉट एनंसिएटेड द वर्ड, उन्होंने जो है इस वर्ड को नहीं निकाला था, लेकिन उन्होंने इसको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया था कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ क्या चीज है, और जिसका पूरा जिस्ट हम समझे तो उसका मतलब ये चीज होता है कि कानून का राज होना। उसके बाद है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। यहां पे लॉज की बात करें तो जो भी लॉ है, जितने भी जनरल लॉज, जनरल रूल जो भी बने हुए हैं, सबका इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में सिंपल सी बात क्या चीज है कि इसके लिए जो है सो ये है क्या कि इक्वल्स के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो ट्रीटमेंट एक पुलिस ऑफिसर के साथ करेंगे वही ट्रीटमेंट एक टीचर के साथ करेंगे, क्योंकि ड्यू टू नेचर ऑफ हिज जॉब उनकी दोनों की ड्यूटी, उन दोनों के राइट्स अलग अलग होते हैं। किसी सिविलियन के साथ, किसी आर्म फोर्स के साथ ऐसा नहीं होगा कि इक्वल्स के बीच में इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ये है इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये एप्लीकेबल किस पे है, एनी पर्सन। कहां तक एप्लीकेबल है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके कुछ एक्सेप्शंस क्या क्या है, इसके एक्सेप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, उनके अगेंस्ट में जब तक उनका टर्म ऑफ ऑफिस है वो अपने एक्ट के लिए कोर्ट को आंसरेबल नहीं है, उनके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती है। दूसरा क्या चीज है कि कोई फॉरेन सॉवरेंस है उसको जो है स्पेशल इम्यूनिटी मिली हुई है। तो ये सारी चीजें जो है एप्लीकेबल है। हमने पर्सन की बात किया, पर्सन का मतलब आर्टिफिशियल पर्सन एज वेल एज नेचुरल पर्सन, दैट इज ह्यूमन बीइंग और द एनी पर्सन हु हैज राइट टू सू एंड हु कैन बी सूड, उसे भी पर्सन कहा जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जिसे कि आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट केस लॉ कौन कौन से हैं, सबसे पहला है चरणजीत लाल चौधरी वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तीसरा इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये सारे केसेस आपको जो है यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा आपके एग्जाम में भी आते हैं, आपको कई बार जो है पूछा जाता है। इन केस लॉ से भी जो है रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो ये इस तरह से आपने देखा कि हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको डिस्कस भी किया। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस थे उनकी कुछ केसेस को भी हमने देखा, जो आर्टिकल 14 कहता है उसको भी हमने देखा। तो ये यहाँ पे हमारा आर्टिकल 14 इस तरीके से जो है सो कंप्लीट होता है कि जो कि राइट ऑफ इक्वालिटी का पहला जो है सो आर्टिकल था, पहला राइट था। तो
इसमें आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उस चीज को जरूर आप हमें जो है सो हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जो हमारे क्लास के लास्ट में आपको शो भी होगा। हमने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर भी जो है सो हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको इसमें और कुछ डिटेल जानकारी चाहिए वो भी पूछ सकते हैं। यदि नोट्स वगैरह की जो है सो आपको रिक्वायरमेंट है तो नोट्स वगैरह भी हमारे लिंक आप कमेंट बॉक्स में जो है सो रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपको बता दिया जाएगा कि आप नोट्स वगैरह पीडीएफ फॉर्म में सब कुछ कैसे मिल जाएगा या हार्ड कॉपी कैसे मिल जाएगा। सो आई थिंक ये आप सभी लोगों को ये आर्टिकल 14 अब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फर्दर नेक्स्ट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद आर्टिकल 15। ओके, थैंक यू।